चैप्टर 18 स्थलीय गहराई के चमत्कार। सुबह 8 बजे दिन की रोशनी की एक किरण हमें जगाने आई। दीवारों पर लावा की हजारों चमकती सतहें उसे अपने में समाहित कर उसे चिंगारी की बौछार की तरह बिखेर रही थीं। वहां पर्याप्त प्रकाश था जिससे आसपास की वस्तुओं को पहचाना जा सकता था। अच्छा एक्सल, तुम इस बारे में क्या कहते हो? मेरे चाचा ने हाथ मलते हुए कहा। क्या तुमने कोनिग्सबर्ग में हमारे छोटे से घर में कभी इतनी शांति से रात बिताई है? न गाड़ी के पहियों की आवाज, न टोकरी बनाने वाली औरतों की चीखें, न नाविकों की चीखें। इसमें कोई संदेह नहीं है कि इस कुएं के तल पर बहुत शांति है, लेकिन इस शांति में भी कुछ चिंताजनक बात है। अब आओ, मेरे चाचा चिल्लाए, अगर तुम अभी से डर गए हो तो आगे क्या करोगे? हम अभी धरती के अंदर 1 इंच भी नहीं गए हैं। आपका क्या मतलब है? मेरा मतलब है कि हम अभी केवल द्वीप के स्तर तक ही पहुंचे हैं। लंबी ऊर्ध्वाधर ट्यूब जो क्रेटर के मुहाने पर समाप्त होती है, उसका निचला सिरा केवल समुद्र के स्तर पर है। क्या आपको पूरा यकीन है? बिल्कुल पक्का। बैरोमीटर से सलाह ले लो। वास्तव में जैसे ही हम नीचे उतरे, उपकरण में पारा तेजी से ऊपर उठ गया और 29 इंच पर रुक गया। प्रोफेसर ने कहा, देखिए, अब हमारे पास केवल वायुमंडल का दबाव है और मुझे खुशी होगी जब एंड्रॉयड बैरोमीटर की जगह ले लेगा। और सच तो यह है कि जैसे ही वायुमंडल का भार समुद्र तल पर ज्ञात दबाव से अधिक हो जाएगा, यह उपकरण बेकार हो जाएगा। लेकिन मैंने कहा, क्या ये डरने का कारण नहीं है कि यह लगातार बढ़ता दबाव अंततः सहन करने के लिए बहुत दर्दनाक हो जाएगा? नहीं, हम धीमी गति से नीचे उतरेंगे और हमारे फेफड़े सघन वातावरण के अभ्यस्त हो जाएंगे। विमान चालकों को ऊंचाई पर चढ़ते समय हवा की कमी महसूस होती है, लेकिन हमें शायद बहुत ज्यादा हवा मिलेगी। इन दोनों में से मुझे यही पसंद है। हमें एक पल भी बर्बाद नहीं करना चाहिए। हमने जो बंडल भेजा था वह कहाँ है? तभी मुझे याद आया कि पिछली शाम हमने इसे व्यर्थ ही खोजा था। मेरे चाचा ने हंस से पूछा, जिसने शिकारी की नज़र से ध्यान से जांच करने के बाद उत्तर दिया। हे भगवान! उद्धरण चिन्ह उधर ऊपर। और ऐसा ही हुआ। बंडल हमसे 100 फीट ऊपर एक प्रक्षेपण द्वारा पकड़ा गया था। तुरंत आइसलैंडर एक बिल्ली की तरह ऊपर चढ़ गया और कुछ ही मिनटों में पैकेज हमारे कब्जे में था। अब मेरे चाचा ने कहा, चलो नाश्ता करते हैं, लेकिन हमें अच्छा स्टॉक रखना होगा क्योंकि हम नहीं जानते कि हमें और कितना समय तक चलना होगा। बिस्किट और मांस के रस को थोड़े से जिन के साथ मिलाए गए पानी के घूंट के साथ धोया गया। नाश्ता खत्म होने के बाद मेरे चाचा ने अपनी जेब से एक छोटी सी नोटबुक निकाली जो वैज्ञानिक अवलोकन के लिए थी। उन्होंने अपने उपकरणों से परामर्श किया और रिकॉर्ड किया। सोमवार 1 जुलाई, क्रोनोमीटर सुबह 8:17 बजे, बैरोमीटर 297 इंच, थर्मामीटर 6 डिग्री 43 डिग्री फ़ारेनहाइट। दिशा इसे। यह अंतिम अवलोकन अंधेरी गैलरी पर लागू होता है और इसे कंपास द्वारा इंगित किया गया था। अब एक्सल, प्रोफेसर ने उत्साह से कहा, अब हम वास्तव में पृथ्वी के अंदरूनी हिस्से में जा रहे हैं। इस सटीक क्षण पर यात्रा शुरू होती है। ऐसा कहते हुए मेरे चाचा ने एक हाथ में रोहमकोर्फ का उपकरण लिया जो उसकी गर्दन से लटक रहा था, और दूसरे हाथ से उन्होंने लालटेन की कुंडली के साथ विद्युत संचार स्थापित किया और पर्याप्त उज्ज्वल प्रकाश ने गलियारे के अंधेरे को दूर कर दिया। हंस ने दूसरा उपकरण भी साथ ले लिया, जिसे भी काम में लगाया गया। बिजली के इस सरल प्रयोग से हम सबसे ज्वलनशील गैसों के बीच भी कृत्रिम प्रकाश पैदा करके लंबे समय तक काम कर सकते हैं। अब चलो, मेरे चाचा चिल्लाए। हर एक ने अपना बैग कंधे पर उठाया। हंस ने रस्सियों और कपड़ों का बोझ अपने आगे रखा और मैं सबसे पीछे चलकर हम गैलरी में दाखिल हुए। इस अंधेरी गैलरी में डूबते समय मैंने अपना सिर उठाया और उस विशाल ट्यूब की लंबाई के माध्यम से आखिरी बार आइसलैंड का आकाश देखा, जिसे मैं फिर कभी नहीं देख पा रहा था। 1229 के आखिरी विस्फोट में लावा ने इस सुरंग से होकर रास्ता बना लिया था। यह अभी भी दीवारों पर एक मोटी और चमकदार परत के साथ फैला हुआ था। यहाँ बिजली की रोशनी प्रतिबिंब द्वारा 100 गुना तीव्र हो गई थी।
आगे बढ़ने में एकमात्र कठिनाई ये थी कि हम लगभग 45 डिग्री की ढलान पर तेजी से नीचे न फिसलें। सौभाग्य से कुछ उबड़ खाबड़ रास्ते और यहाँ वहाँ कुछ फफोले पड़ने से सीढ़ियाँ बन गईं और हम नीचे उतर गए, जिससे हमारा सामान एक लंबी रस्सी के अंत से हमारे सामने फिसल गया। लेकिन जो हमारे पैरों के नीचे सीढ़ियाँ बन गया था, वह हमारे ऊपर स्टेलेक्टाइट बन गया। लावा, जो कई जगहों पर छिद्रपूर्ण था, ने छोटे गोल फफोलों से ढकी सतह बनाई थी। अपारदर्शी क्वार्ट्ज के क्रिस्टल, कांच के पारदर्शी आंसुओं से जड़े हुए और गुंबददार छत से गुच्छेदार झूमरों की तरह लटके हुए, ऐसा लग रहा था जैसे कि वे हमारे रास्ते पर चलते हुए अचानक रोशनी पैदा कर रहे हों। ऐसा लग रहा था मानो गहराई के जिन अपने स्थलीय मेहमानों का स्वागत करने के लिए अपने महल को रोशन कर रहे हों। ये शानदार है, मैंने सहजता से कहा। मेरे चाचा, क्या नज़ारा है! क्या आपको लावा के उन मिश्रित रंगों की प्रशंसा नहीं है, जो लाल भूरे से चमकीले पीले रंग में अगोचर रंगों से गुजरते हैं? और ये क्रिस्टल बिल्कुल प्रकाश के गोले की तरह हैं। हाँ, तुम ऐसा ही सोचते हो, है न एक्सल, मेरे बेटे? खैर, मुझे उम्मीद है कि तुम इनसे भी ज़्यादा शानदार चीज़ें देखोगे। अब चलो मार्च करें। बेहतर होगा कि वह स्लाइड कहे, क्योंकि हमने खड़ी ढलानों से नीचे गिरने के अलावा कुछ नहीं किया। ये वर्जिल का फैसिलिस डेसेंसस सेवर्नी था। कंपास, जिसे मैं अक्सर देखता था, ने हमें अधिक स्थिरता के साथ दक्षिण पूर्व की दिशा बताई। ये लावा धारा न तो दाईं ओर और न ही बाईं ओर विचलित हुई। फिर भी तापमान में कोई समझदारीपूर्ण वृद्धि नहीं हुई। इससे डेवी के सिद्धांत को सही ठहराया गया और एक से अधिक बार मैंने आश्चर्यचकित होकर थर्मामीटर से परामर्श किया। हमारे प्रस्थान के 2 घंटे बाद ये केवल 10 डिग्री 50 डिग्री फ़ारेनहाइट था, जो केवल 4 डिग्री की वृद्धि थी। इससे यह विश्वास करने का कारण मिला कि हमारा उतरना ऊर्ध्वाधर से अधिक क्षैतिज था। जहाँ तक पहुँची गई सटीक गहराई का सवाल है, ये पता लगाना बहुत आसान था। प्रोफेसर ने सड़क पर विचलन और झुकाव के कोणों को सटीक रूप से मापा, लेकिन उन्होंने परिणाम अपने पास ही रखे। शाम के करीब 8 बजे उसने रुकने का इशारा किया। हंस तुरंत बैठ गया। लावा में एक उभार पर लैंप टंगे थे। हम एक तरह की गुफा में थे जहां भरपूर हवा थी। हवा के कुछ झोंके हम तक पहुंचे। उनका कारण कौन सा वायुमंडलीय विक्षोभ था? मैं उस समय उस प्रश्न का उत्तर नहीं दे सका। भूख और थकान ने मुझे तर्क करने में असमर्थ बना दिया था। लगातार 7 घंटे की उतराई बिना बहुत अधिक शक्ति व्यय के नहीं हो सकती। मैं थक गया था, इसलिए रुकने का आदेश मुझे प्रसन्नता देता था। हंस ने हमारे भोजन को लावा के एक खंड पर रख दिया और हमने खूब भूख से खाया। लेकिन एक बात मुझे परेशान कर रही थी, हमारा पानी का भंडार आधा खत्म हो चुका था। मेरे चाचा ने भूमिगत स्रोतों से ताज़ा पानी की आपूर्ति की उम्मीद की थी, लेकिन अब तक हमें कोई नहीं मिला था। मैं इस परिस्थिति की ओर उनका ध्यान आकर्षित करने से खुद को रोक नहीं सका। उन्होंने कहा, क्या आप स्प्रिंग्स की कमी पर आश्चर्यचकित हैं? इससे भी अधिक, मैं इसके बारे में चिंतित हूँ। हमारे पास केवल 5 दिनों के लिए पर्याप्त पानी है। चिंता मत करो, एक्सल, हम जितना चाहते हैं उससे अधिक पालेंगे। कब? जब हम लावा के इस बिस्तर को पीछे छोड़ देंगे। झरने ऐसी दीवारों को कैसे तोड़ सकते हैं? लेकिन शायद यह मार्ग बहुत गहराई तक जाता है। मुझे लगता है कि हमने ऊर्ध्वाधर रूप से कोई बड़ी प्रगति नहीं की है। आप ऐसा क्यों सोचते हैं? क्योंकि अगर हम पृथ्वी की सतह में और भी गहराई तक गए होते, तो हमें और भी अधिक गर्मी का सामना करना पड़ता। तुम्हारे सिस्टम के हिसाब से, मेरे चाचा ने कहा। लेकिन थर्मामीटर क्या कहता है? मुश्किल से 15 डिग्री 59 डिग्री फ़ारेनहाइट हमारे जाने के बाद से केवल 9 डिग्री। अच्छा, आपका निष्कर्ष क्या है? यह मेरा निष्कर्ष है। सटीक अवलोकनों के अनुसार, पृथ्वी के आंतरिक भाग में तापमान में वृद्धि हर 100 फीट पर 1 डिग्री 14/5 डिग्री फ़ारेनहाइट की दर से होती है। लेकिन कुछ स्थानीय परिस्थितियां इस दर को बदल सकती हैं। इस प्रकार साइबेरिया के याकुत्स्क में हर 36 फीट पर 1 डिग्री की वृद्धि पाई जाती है। यह अंतर चट्टानों की ऊष्मा संचालन शक्ति पर निर्भर करता है। इसके अलावा, एक विलुप्त ज्वालामुखी के पड़ोस में,
गणित के माध्यम से ये देखा गया है कि 1 डिग्री की वृद्धि केवल हर 125 फीट पर प्राप्त होती है। इसलिए आइए हम इस अंतिम परिकल्पना को अपनी स्थिति के लिए सबसे उपयुक्त मानें और गणना करें। ठीक है, गणना करो मेरे बेटे। इससे आसान कुछ नहीं है, मैंने अपनी नोटबुक में आंकड़े लिखते हुए कहा। 125 फीट का 9 गुना करने पर 1125 फीट की गहराई मिलती है। वास्तव में बहुत सटीक। कुआं। मेरे अवलोकन के अनुसार हम समुद्र तल से 10,000 फीट नीचे हैं। संभव है कि हाँ, नहीं तो आंकड़े बेकार हैं। प्रोफेसर की गणना बिल्कुल सही थी। हम पहले ही 6,000 फीट की गहराई पर पहुंच चुके थे, जो अब तक मनुष्य के पैर के पहुंचने से कहीं ज्यादा थी, जैसे टायरोल में कित्ज़बिचल की खदानें और बोहेमिया में वुर्टमबर्ग की खदानें। तापमान जो 81 डिग्री 178 डिग्री फ़ारेनहाइट होना चाहिए था, वह मुश्किल से 15 डिग्री 59 डिग्री फ़ारेनहाइट था। यह चिंतन का कारण था।